हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल द फार्मा स्कॉलर। सो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया था एंड कौन कौन सी टाइप्स है हमारे एब्जॉर्प्शन के, उसको डिस्कस किया था, राइट ना। आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रही हूँ। हमारे एब्जॉर्प्शन के बाद के कुछ पॉइंट्स एब्जॉर्प्शन में आते हैं एंड कुछ पॉइंट्स जो है हमारे मेटाबॉलिज्म के हम डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन के बाद हम किसको डिस्कस करेंगे? मेटाबॉलिज्म को। डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है जितना कि इंपॉर्टेंटली एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म को पूछा जाता है। सो इसलिए मैंने एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूंगी मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म में भी एब्जॉर्प्शन के कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं उनको डिस्कस करूंगी। जैसे कि एब्जॉर्प्शन का एक पॉइंट रह गया है, दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस करूंगी मैं। बायो अवेलेबिलिटी ये डिस्कस करूंगी। उसके बाद से एक पॉइंट डिस्कस करूंगी, बायो इक्विवेलेंट, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हम ये डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले क्यों हम करते हैं, टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सो एक एक करके हम ये चारों पांचों पॉइंट जो है हमारे डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है इसमें से बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये सब पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, वाइवा के पर्सपेक्टिव से भी, साइनॉप्सिस के पर्सपेक्टिव से भी और फाइनल के पर्सपेक्टिव से भी। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जो टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जिसमें कि हमारा फेज 1 एंड फेज 2 हम डिस्कस करते हैं। ओके ना। सो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बायो अवेलेबिलिटी। ये जिसमें जो बायो अवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ये हमारा एब्जॉर्प्शन का ही पार्ट है। ठीक है। एंड ये जो है हमारा ये मेटाबॉलिज्म का या बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो समझते हैं बायो अवेलेबिलिटी क्या है एंड इसकी डेफिनेशन क्या है। अब अगर मैं बोलूं बायो अवेलेबिलिटी ना, तो बायो अवेलेबिलिटी को हम 2 डेफिनेशन से समझ सकते हैं। पहली डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग इन अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है ना। इट इज द रेट एंड, मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी, extent of absorption of a drug from a dosage form। ये तो हो गई इसकी एक पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट of drug that reaches in systemic circulation in unchanged form is called बायो अवेलेबिलिटी। ये 2 डेफिनेशन है हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी के लिए। अब दोनों डेफिनेशन को हम समझते हैं क्या कह रहे हैं। बायो पे सबसे पहले समझते हैं बायो। बायो मतलब जहां भी वर्ड आ जाता है इट मींस कि वो लिविंग बॉडी की बात हो रही है, या कोई भी लिविंग इन द सेंस हम बोल सकते हैं ह्यूमन है या एनिमल है, उसकी बात हो रही है। अवेलेबिलिटी मतलब कि ह्यूमन बॉडी में वो चीज कितनी अवेलेबल है,
कितना परसेंट अवेलेबल हुआ, दैट इज कॉल्ड द बायो अवेलेबिलिटी। और उसी चीज को इन्होंने एक डेफिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। भाई जो भी हमें एक साइंटिफिक तरीका चाहिए होता है ना लिखने के लिए, एक प्रॉपर सेंटेंस चाहिए होता है, तो उसी चीज को इन्होंने एक सिंपल सी डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया है कि रेट, इट इज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ डोजेज फॉर्म। ठीक है ना, मैंने बोला मान लीजिए कि ये स्टमक है, ठीक है, एंड इस स्टमक से ये ब्लड कैपिलरी है, जो ये ब्लड है इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। तो अब इस स्टमक में जो ड्रग आई वो कितनी अमाउंट में हमारे ब्लड में गई, ठीक है, और हमारे ब्लड में कितनी परसेंट रही, दैट इज द बायोअवेलेबिलिटी। अगर मैंने बोला कि भाई मैंने 100 mg ड्रग खाई और हमारे स्टमक से वो जो ड्रग है सिर्फ 70 mg ही हमारे ब्लड में गई, तो जितनी हमारे ब्लड में जाएगी वही हमारी बायोअवेलेबिलिटी है। हमने कितनी खाई ये बायोअवेलेबिलिटी नहीं है, ब्लड में कितनी गई, क्यों, क्योंकि जितना ब्लड में जाएगा उतना ही सेल्स को मिलेगा, राइट। अगर वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा तो वो सेल्स को नहीं मिलेगा, तो जितना ब्लड में जाएगा वही है बायोअवेलेबिलिटी। तो बोल रहे हैं कि किस रेट से एंड कितना एक्सटेंट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब हुआ किसी भी डोजेस फॉर्म से, दैट इज कॉल्ड द बायोअवेलेबिलिटी। मतलब कितना रेट से, किस रेट से एंड कितना अमाउंट, यानी कितना प्रोपोर्शन तक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग, किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा किसी भी डोजेस फॉर्म से, दैट इज कॉल्ड द बायोअवेलेबिलिटी। सो इसीलिए बोलते हैं इट इज अ रेट, यानी किस रेट से, एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ डोजेस फॉर्म, कि किसी भी डोजेस फॉर्म से कितना ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड द बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है ना। एंड बायो अवेलेबिलिटी हमेशा हम ब्लड में मेजर करते हैं, हमने कितनी ड्रग खाई ये हमारी बायो अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वो ड्रग कितनी ब्लड में गई वही हमारी बायो अवेलेबिलिटी होती है। उसी को दूसरे आपके इसमें डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा गया है, द फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग that reaches in systemic circulation in unchanged form is called bioavailability। यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में गई, द फ्रैक्शन यानी कि अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेज इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है, ब्लड, रीचेज इन सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी कि हमारे जितना भी हमने कंजप्शन किया डोजेस फॉर्म में, 100 mg किया, 500 mg किया, या जितना भी किया, तो उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में गई, दैट इज ओनली बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। ये हर चीज के लागू होता है, चाहे हम खाना खाते हैं या हम मेडिसिन खाते हैं, तो सबके लिए ये हमारा लागू होता है कि हम कोई भी डाइट ले रहे हैं तो उसमें से कितना परसेंट हमारे ब्लड में जा रहा है, दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये तो हुआ हमारा बायो अवेलेबिलिटी, राइट, कि तो ये तो हुआ हमारा बायो अवेलेबिलिटी, कि बायो अवेलेबिलिटी किसको बोलते हैं, एक अमाउंट ऑफ ड्रग जितनी हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी उसी को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, और कितने रेट से जा रही है, कितनी ज्यादा जा रही है, वही है बायो अवेलेबिलिटी। अब मैंने बोला कि एक नेक्स्ट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंट, बायो इक्विवेलेंट। अभी बायो इक्विवेलेंट क्या कहलाता है, यानी कि मान लीजिए कि दो मैन्युफैक्चरर हैं, एक है ए, ठीक है, और एक है बी, ठीक। अब ए ने भी क्रोसिन बनाई, क्या बनाई, क्रोसिन, सर दर्द के लिए होती ना, तो उसकी क्रोसिन भी 500 mg है, और बी ने भी क्रोसिन बनाई, उसकी क्रोसिन भी 500 mg है। तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई दोनों ने जो क्रोसिन बनाई है वो सेम ही बायो अवेलेबिलिटी देगी, कैसे पता करेंगे, भाई इसकी भी 500 mg है, इसकी भी 500 mg है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपनियों ने बनाई है, तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई वो भी सेम इफेक्ट देगी, वो भी सेम इफेक्ट देगी। इसका रीजन क्या है कि जब दो ड्रग्स, या आप बोल सकते हैं जो अलग अलग बैच में बनाई गई हों, जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर से बनाई गई हों, उन दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम होगी,
उसी को हम बोलेंगे बायो इक्विवेलेंट। जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन ने एक क्रोसिन खाया, ठीक है ना, और उसकी बॉडी में वो क्रोसिन 200 mg तक गई ब्लड में, ठीक है, एंड दूसरे पर्सन ने भी क्रोसिन खाया और उसके ब्लड में भी वो क्रोसिन 200 mg तक गई। यानी कि दोनों जो मेडिसिन है सेम मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन नहीं, अलग अलग ड्रग नहीं, सेम ड्रग है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स अलग हैं, उनको बनाने वाले अलग हैं, एंड वो अलग अलग बैच में बनी है, लेकिन दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम है। इसी को हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंट। यानी कि किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर वो खा रहा है तो दोनों अलग अलग भले बनी हो, लेकिन उनकी बायो अवेलेबिलिटी ब्लड में जाने पे वो इक्वल अमाउंट की ड्रग जा रही है, दैट इज कॉल्ड द बायो इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इसीलिए भाई अगर ऐसा हो कि भाई अब क्रोसिन भाई 1000 लोग बना रहे हैं, अगर सबकी बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग होगी तो भाई सब में वो अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करेगी, किसी में कम करेगी, किसी में ज्यादा करेगी, किसी में नहीं करेगी। सो इसलिए ड्रग्स को ऐसा बनाया जाता है कि उनकी बायो अवेलेबिलिटी भले ही कोई भी मैन्युफैक्चरर बनाए, लेकिन सब में सेम ही बराबर बायो अवेलेबल होनी चाहिए, सबकी बॉडी में सेम ही इफेक्ट आना चाहिए, तभी उन दोनों ड्रग्स को हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स। अब ये जो दोनों ड्रग्स हैं दे आर द बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम है। सो व्हेन टू ड्रग्स आर इक्विवेलेंट टू देयर बायो अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स। यहाँ पे हम किसको बोलेंगे? बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों की बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग मैन्युफैक्चरर से बनने के बाद भी सेम है। ओके, so the definition is two preparations a drug is considered bioequivalent when their bioavailability, when the rate and extent of bioavailability of both drugs are same. जब दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम होगी तो उन दोनों प्रिपरेशंस को हम बायो इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है ना। नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए कि ये ना हमारा स्टमक है, ठीक है, स्टमक, ये हमारी इंटेस्टाइन, ओके। अब मैंने बोला कि हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन से ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज निकलती रहती हैं, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं जिनमें ब्लड फ्लो होता है, एंड इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में हमारा जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि इस हमारे स्टमक को क्रॉस करके इस ब्लड में जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं कि भाई ब्लड में चली गई ड्रग, इसमें एब्जॉर्प्शन हो गया। यानी कि इंटेस्टाइन से या स्टमक से जो ड्रग है हमारी वो इस ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी, यानी कि ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी इस वॉल को क्रॉस करके, जिसको हमने एब्जॉर्प्शन बोला। लेकिन इसके बाद क्या सीधा वो जो ड्रग है वो हमारे सेल्स के पास चली जाती है? नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे स्टमक में एंड जो हमारे इंटेस्टाइन है, यहाँ पे जो एक्चुअली में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो होती है हमारी हिपैटिक पोर्टल वीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है कि ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, इनको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वीन। अब हिपैटिक पोर्टल वीन का मतलब क्या है कि ये जो वीन्स हैं, ठीक है ना, ये इस पूरे ब्लड को ले करके कहाँ जाने वाली हैं? लीवर के पास। यहाँ पे ये मान लीजिए लीवर है, ठीक है ना, तो ये लीवर है। तो अब ये जो वीन्स हैं इस पूरे ड्रग को कैरी करके, राइट, एंड इस तरीके से यहां से ये
जो मैंने बोला, ये स्टमक से यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और ये यहाँ इंटेस्टाइन से यहाँ से निकल रही है, एंड ये दोनों मिल करके एक ही में ज्वाइन होकर के ये लीवर के पास जा रही है। तो यानी कि स्टमक हो या इंटेस्टाइन, इन दोनों से ही ड्रग को कैरी करने के बाद ये जो ड्रग है हमारी लीवर के पास जा रही है। एंड कौन इसको लेके जा रहा है, ये जो है ना यहाँ से ब्लड कैपिलरी जो निकली, इसी को हमने बोला हिपैटिक, यहाँ से भी ये सब हमारे हिपैटिक पोर्टल वेन है जो कि इस ड्रग को कैरी करके और लीवर में लेकर के जाएंगी। यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन से जो ड्रग एब्जॉर्ब हुई हमारे ब्लड में, अब वो ब्लड उस ड्रग को लेकर के लीवर के पास जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लीवर है ना, इसमें क्या करेगा, ये लीवर इस ड्रग को चेंज करेगा, ठीक है। यानी कि कुछ ड्रग को एक्टिव कर देगा, कुछ ड्रग को इनएक्टिव कर देगा, या आप बोल सकते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, या फिर सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि ये यहाँ पे कुछ ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर देगा। क्या करेगा लीवर, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। अगर अभी सिंपल के समझने के लिए, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूं, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे। इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग यानी कि जितनी ड्रग हमारे ब्लड में गई उसमें से कुछ ड्रग का ये इनएक्टिवेशन कर देगा, कौन, लीवर कर देगा। एंड यही जो हमारा इनएक्टिवेशन है, इसी को हमने बोला फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सिंपल क्या समझना है आपको कि ये जो हमारी ड्रग है, ठीक है, चाहे वो स्टमक में हो या इंटेस्टाइन में हो, ये ड्रग हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हुई, एंड ये जो वीन्स हैं जिनको हम हिपैटिक पोर्टल वीन बोल रहे हैं, जिसमें ड्रग एब्जॉर्ब हुई, ये इस पूरे ड्रग को लेकर के लीवर के पास जाती हैं, एंड लीवर क्या करता है, उसमें से कुछ ड्रग का इनएक्टिवेशन कर देता है। तो वो जो इनएक्टिवेशन है उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि हम जितनी भी ड्रग देते हैं उसमें से कुछ ड्रग इनएक्टिवेट हो जाती है, एंड जितनी बचती है एक्टिवेट होकर के या जितनी रह जाती है वही हमारे ब्लड में जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसमें सम अमाउंट ऑफ ड्रग आर गेट कन्वर्टेड इनटू द इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एंड इट ऑलवेज अकर इन द लीवर। लीवर में होता है, लीवर ही कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कर देता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोई भी ड्रग है, क्रोसिन है, पैरासीटामोल है, या फिर अगर मैंने बोला फिनोबार्बिटोन है, फेनेटोइन है, ठीक है। तो फेनेटोइन हमने दिया है पेशेंट को 500 mg, और जब वो ब्लड में गई, ब्लड में जाने के बाद वो लीवर में जब जाएगी तो लीवर उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग को इनएक्टिव कर देगा, रेस्ट ऑफ द 300 mg ही बच जाएगी जो कि एक्टिव रहेगी। 200 क्या हो गई, इनएक्टिव, 200 mg इनएक्टिव, किसने किया, लीवर ने किया। तो ये जो 300 mg है यही जो हमारे ब्लड में जाएगी, तो यही बायो अवेलेबिलिटी है, यानी कि ब्लड में जितनी गई वही बायो अवेलेबिलिटी है, और लीवर ने कितनी इनएक्टिव कर दी, 200 mg। तो ये जो इनएक्टिवेशन है ना लीवर का, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसमें जो लीवर है कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग का इनएक्टिवेशन कर देता है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो ड्रग बचती है वही हमारे ब्लड में जाती है, जिसका रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, तो अब क्या सारे टाइम में ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, नहीं, सिर्फ उसी रूट से होगा जो रूट्स में हमारा ओरल इन्वॉल्व है, यानी कि जो हम टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, सिरप लेते हैं, जिस भी ड्रग को हम ओरल रूट से ले रहे हैं, माउथ से ले रहे हैं, सिर्फ उसी ड्रग में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि ड्रग का इनएक्टिवेशन होगा। बाकी अगर हम कोई भी ड्रग को इंट्रावीनस दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, या सबक्यूटेनियस दे रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी ड्रग हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे लीवर में नहीं जाएगी, पूरी की पूरी हमारे ब्लड में जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि ड्रग जो है हमारी लीवर में जाने के बाद कितनी, क्योंकि लीवर क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग को इनएक्टिवेट कर दे रहा है, जिससे कि रेस्ट ऑफ द जो ड्रग है वो इनएक्टिवेट होने के बाद जितनी बची जो हमारे ब्लड में जा रही है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन में लिखवाती हूँ थोड़ा सा। ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड orally, they have to pass via gut wall
पास वाया, रूट क्या है, गट वॉल, हेपेटिक पोर्टल वीन, लीवर, एंड लीवर के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का दूसरा मीनिंग होता है ब्लड, तो ये चीज को याद रखना है आपको हमेशा। मतलब जो हमारी ड्रग है वो हमारे स्टमक एंड जीआईटी या बोल सकते हैं स्टमक एंड इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करके हेपेटिक पोर्टल वेन में एंटर करेगी एंड वहां से फिर लीवर से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये पाथवे फॉलो होता है, ठीक है ना, जब ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं या हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पैसेज certain drugs metabolized and inactivated up to some extent, पूरी inactivate नहीं होगी, कुछ amount of to some extent before they reach systemic circulation, they reach systemic circulation is called biotransformation, is called first pass metabolism. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो तीन चीजें हो गई, ये हमारा हुआ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब आते हैं हमारे बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम इसमें प्रोड्रग डिस्कस करेंगे एंड क्या हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मेन जो बोल सकते हैं फोकस है वो क्या है, ठीक है ना। सो लेट्स कम टू द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम है मेटाबॉलिज्म। बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं डेफिनेशन सिंपली मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए जो वर्ड्स है ना वो आपस में ही अपने आप में डेफिनेशन क्लियर कर, जैसे बायो अवेलेबिलिटी था, तो बायो अवेलेबिलिटी यानी कि हमारी बॉडी में ड्रग कितनी अवेलेबल है, कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल है यानी कि प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि कितनी ड्रग ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई। मेटाबॉलिज्म हो गया, यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब ही है कि जो हमने ड्रग दिया उसका कन्वर्जन होना या उसमें चेंजेस हो जाना, कहाँ पे, बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंपल लाइन में आप ये समझ लीजिए कि कन्वर्जन ऑफ द ड्रग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ड्रग क्या है, एक केमिकल मॉइटी है यानी केमिकल कंपाउंड है, भाई नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन से बनी हुई है, तो एक केमिकल कंपाउंड है। तो केमिकल कंपाउंड का अगर चेंज होगा तो केमिकल लेवल पे ही होगा। तो सिंपल है कि केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। सो डेफिनिशन, केमिकल अल्टरेशन of drug inside the body is called biotransformation. बायोट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आता है कि हम पहले दवाई देते हैं, फिर दवाई को हम चाहते कि हमारी बॉडी कन्वर्ट कर, तो फिर हम मेडिसिन दे क्यों रहे हैं। अगर वो ड्रग हमारी बॉडी में चेंज ही हो जाएगी तो फिर उसका इफेक्ट कैसे आएगा, राइट ना। सिंपल फिनोमेना यही क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अगर ड्रग बॉडी में चेंज ही हो रही है तो ड्रग की एक्टिविटी क्यों आ रही है।
अरे सिंपल सी बात ये है कि अगर हम ड्रग को जिस फॉर्म में दे रहे हैं उस फॉर्म में अगर वो ड्रग हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूअसली प्रेजेंट रहेगी तो हमारी बॉडी की सेल्स को टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। मतलब हमने फूड खाया तो आपने देखा है कि जैसा हम फूड कंजप्शन करते हैं क्या वैसा ही एक्सक्रिएटरी मटेरियल रिलीज होता है क्या? नहीं। जैसा हम फूड कंज्यूम करते हैं उसके अपोजिट बॉडी उसको कन्वर्ट करके एज अ सॉलिड एक्सक्रिएटरी मटेरियल रिलीज करती है, यानी कि बॉडी उसको भी कन्वर्ट करती है एक कन्वर्टेबल फॉर्म में, है ना। तो सेम वैसे ही जो ड्रग है उसको भी बॉडी कन्वर्ट करती है ताकि वो जो टॉक्सिक ड्रग है वो एक लेस टॉक्सिक ड्रग में कन्वर्ट हो जाए। अब थोड़ा सा और इसको समझाती हूँ कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारी किडनी है, ठीक है ना। मैंने बोला कि भाई अब लंग्स बन जाएगा, किडनी बनाना है, चलो भाई ऐसे ही समझ लो, ठीक है। ये किडनी है। अब हमें पता है कि जितनी भी ड्रग्स है ना, मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो हमारी किडनी के पास जाती हैं एंड देन वहां से यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट होती हैं, ठीक है। कहां से? किडनी के पास जाती हैं एंड देन किडनी के पास जाकर के एक्सक्रिएट आउट जाती है हमारे यूरिन के थ्रू। तो अगर मान लीजिए कि हमने जो ड्रग दिया वो एज इट इज किडनी के पास जाएगी, ठीक है ना, तो क्या किडनी को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा? क्योंकि ड्रग तो किडनी के पास जा रही है और किडनी फिर उसको एक्सक्रिएट आउट करा, लेकिन क्या उतने ही टाइम पे किडनी की सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस ड्रग का? पड़ेगा, है ना। तो हो सकता है उस एक्टिव ड्रग की वजह से, ये जो एक्टिव ड्रग हमने दिया, इस एक्टिव ड्रग की वजह से इस किडनी पे एक टाइम के बाद बोल सकते हैं कि एक टॉक्सिसिटी रिएक्शंस होने लगे जिसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है ना। पहला रीजन तो ये हुआ कि भाई हम अगर ड्रग सेम एज इट इज अगर हमारी बॉडी उसको रिलीज कर देगी तो किडनी के पास जाएगी, तो किडनी एक टाइम के बाद हो सकता है टॉक्सिसिटी की वजह से किडनी फेलियर हो जाए। तो हमें उस एक्टिव ड्रग को इस तरीके से हमारी बॉडी को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद किडनी के पास जाए, है ना। कि अगर भाई हमने एक्टिव ड्रग दिया उसको अगर हमारी बॉडी इनएक्टिव कर दे, तो अब ये जो इनएक्टिव ड्रग है अगर ये किडनी के पास जाएगी तो किडनी को फेलियर नहीं देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। दूसरा चीज है कि अगर मान लीजिए ये ड्रग अगर इनएक्टिव नहीं होती है एंड ये डायरेक्टली किडनी के पास जाएगी, तो भाई ड्रग तो एक्टिव है, ब्लड को लगेगा कि भाई ड्रग एक्टिव है तो उसको वापस से बॉडी में जाना चाहिए। तो ब्लड इस एक्टिव ड्रग को कभी एक्सक्रिएट आउट नहीं करेगा एंड इस एक्टिव ड्रग को ब्लड वापस से बॉडी में रीएब्सॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ड्रग एक्सक्रिएट ही नहीं होगी ही नहीं। तो भाई ड्रग को, जो हमारी ड्रग है उसको किडनी फेलियर से बचाने के लिए, जो हमारी किडनी है उसको किडनी फेलियर से बचाने के लिए एंड ड्रग को बार बार रीएब्सॉर्ब करने के लिए, वापस से बॉडी में यूटिलाइज करने से बचाने के लिए हमें ड्रग को एक्सक्रिएट करना है एंड उसके लिए हमें ड्रग का इनएक्टिवेशन करना बहुत जरूरी है। सिंपल सा फंडा ये है कि ड्रग को इनएक्टिव कर दो ताकि वो किडनी के पास जाए तो एक्सक्रिएट आउट हो जाए, किडनी को कोई भी दिक्कत ना हो एंड जब वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी तो वो हमारी बॉडी में दोबारा से किडनी के पास जाके एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो हमारे ब्लड में दोबारा एब्जॉर्ब नहीं होगी। कहने का मतलब कि अगर ड्रग में अगर हमारे ब्लड में एक्टिव ड्रग है तो बार बार सेल्स के पास जाएगी, ठीक है, एंड सेल्स को जरूरत नहीं फिर भी सेल्स में टॉक्सिसिटी करेगी, तो उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ब्लड फिर उस इनएक्टिव ड्रग को सेल्स को नहीं देगा एंड उसको बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करवा देगा। दैट इज वाई ड्रग का इनएक्टिवेशन करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब ड्रग का एक्टिविटी खत्म हो जाए
तो ड्रग जो है इनएक्टिवेट कंडीशन में चली जाती है एंड देन उसको हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं, या हमारी बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है। हम कैसे करवा सकते हैं, बॉडी कर सकती है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि ड्रग का अल्टरेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है, बोलेंगे कि कंसेप्ट पे कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है ना कि जो फार्माकोलॉजी है, जब तक आप कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे नहीं समझेंगे, आप कुछ भी सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा। तो हर छोटी चीज समझने के लिए हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बोला कि ड्रग को एक्टिव से इनएक्टिव करना है ताकि वो किडनी पे इफेक्ट ना डाले, दूसरा बॉडी में दोबारा से रीएब्जॉर्ब ना हो जाए एंड सेल्स के पास दोबारा ना हो जाए। क्या है कि जो हम ड्रग देते हैं ना, ठीक है, एक चीज और ये ध्यान समझिएगा, ड्रग हमेशा लिपिड सॉल्युबल होती है, ठीक है, यानी कि फैट सॉल्युबल, जिसका बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में। तो इसके अब ये ड्रग जो है, ये इसका एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा होता है क्योंकि हमारी बॉडी लिपिड की बनी होती है, फैट की बनी होती है। तो इसलिए जो ड्रग भी होती है हमारी लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से इनका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो अगर इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो रहा है तो एक्सक्रिएशन के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसका एब्जॉर्प्शन ना हो। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, ठीक है, या आप बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, या जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनको हम अनआयोनाइज्ड ड्रग भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं इनको हम आयोनाइज्ड ड्रग भी बोल सकते हैं। अभी आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझना होगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं बता दूंगी, क्योंकि फिर मैं इसको समझाऊंगी तो फिर एक कॉन्सेप्ट सामने आएगा। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स मतलब अनआयोनाइज्ड ड्रग एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग्स मतलब आयोनाइज्ड ड्रग। तो इस अनआयोनाइज्ड ड्रग को आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल देखिए मैं यहीं पे बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये वाटर है, ठीक है, तो ये अभी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, यानी कि आयंस के फॉर्म में नहीं है, ये कंबाइंड फॉर्म में है। आयोनाइज्ड का फॉर्म मतलब H+O2, ठीक है ना। तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म है, तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म का कभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, हमेशा अनआयोनाइज्ड फॉर्म का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो हमें ड्रग को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए ड्रग को लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट करते हैं या अनआयोनाइज्ड से आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि ड्रग का एक्सक्रिएशन हो सके, एंड इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जब ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा एंड बॉडी से वो बहुत इजीली यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी। दैट इज द मेन फंडा, ओके ना। सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को एक और तरीके से मैं लिखवाती हूँ, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग usually convert lipid soluble unionized drug into water soluble ionized drug to get excreted through the kidney
through the kidney and not get absorbed. ठीक है ना। तो ये तो हुआ डेफिनेशन ऑफ क्या, कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। यहाँ पे एक और चीज आएगी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो दो तीन चीजें होती हैं, यानी कि अगर चेंजेस हो रहा है तो दो तीन तरीके से चेंजेस होगा। जैसे मान लीजिए, अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ ड्रग्स मैंने बोला कि भाई एक्टिव फॉर्म है, उनका इनएक्टिवेशन करने के लिए हमारी बॉडी बायो ट्रांसफॉर्मेशन करती है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो इनएक्टिव हैं, ठीक है, और वो एक्टिव बाहर नहीं हो सकती, तो उनको अगर बॉडी में देना है तो भाई हमें पता है कि बॉडी चेंजेस करती है या इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन करती है, तो हम कभी कभी इनएक्टिव ड्रग्स देते हैं ताकि बॉडी उस इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर ले एंड उसको यूटिलाइज कर ले। तो यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन तीन चीजें इसमें होती हैं, तीन टाइप से बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहला क्या होता है, टाइप्स ऑफ, ये टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फेजेस नहीं है। ओके, सो पहला होगा एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिव ड्रग, यानी कि बॉडी ने इनएक्टिवेशन किया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ऑफ एक्टिव ड्रग। तो ये हमारा पहला टाइप का बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसमें अगर मैं एग्जांपल, जैसे कि फेनेटॉइन है, तो फेनेटॉइन क्या है, एक्टिव ड्रग है। इसका कन्वर्जन होगा पैरा हाइड्रोक्सी फेनेटॉइन में। तो ये क्या है, एक्टिव है, ये क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। दूसरा टाइप का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है प्रोड्रग का, यानी कि हमें पता है कि बॉडी कन्वर्ट करती है, भाई एक्टिव को अगर इनएक्टिव में कर सकती है तो वो इनएक्टिव को भी एक्टिव में कन्वर्ट कर सकती है, यानी एक्टिव ड्रग इनएक्टिव में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर हमने इनएक्टिव ड्रग बनाई है तो बॉडी उसको एक्टिव में भी कन्वर्ट कर सकती है। इसका एग्जांपल है प्रोड्रग। अब प्रोड्रग को ना मैं एकदम इलैबोरेट करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूं, जैसे कि लीवोडोपा टू डोपामीन। यहाँ पे लीवोडोपा क्या है, इनएक्टिव ड्रग है, और डोपामीन क्या है, एक्टिव ड्रग है, ठीक है। थर्ड होता है हमारा एक्टिवेशन ऑफ मोर एक्टिवेशन ऑफ एक्टिव ड्रग। ड्रग एक्टिव तो है, लेकिन उसको और एक्टिव कर देना, उसमें सुपर पावर्स जोड़ देना, वो भी हमारा मेटाबॉलिज्म में ही होता है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कोडीन है, तो कोडीन को मॉर्फिन में कन्वर्ट करता है। कोडीन खुद एक एक्टिव ड्रग है, ठीक है, लेकिन मॉर्फिन उससे मोर एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है। तो क्यों हो गया, क्योंकि बॉडी ने इसको कन्वर्ट कर दिया मोर एक्टिव में। तो यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी तीन चीजें करता है। बॉडी में जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस होगा, वो तीन चीजें करेगा। या तो एक्टिव ड्रग का इनएक्टिवेशन, यानी कि इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि मोस्टली होता है, जैसे फेनेटॉइन ही एक्टिव है और इनएक्टिव में किया तो पैरा हाइड्रोक्सी फेनेटॉइन हो गया। फिर अब इस चीज को हम यूज कर लेते हैं कि हमारी कई सारी ड्रग्स इनएक्टिव होती हैं, तो एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, जो इनएक्टिव ड्रग्स हैं उनको यूज कर लेंगे और उनका एक्टिवेशन कर देंगे। तो जो इनएक्टिव ड्रग्स होती हैं और बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाती हैं,
उन ड्रग्स को हम बोलते हैं प्रोड्रग, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम देते हैं लीवोडोपा जो कि इनएक्टिव होती है, लेकिन जैसे ही वो बॉडी में जाती है बॉडी उसको कन्वर्ट कर देती है एक्टिव फॉर्म में, जो कि डोपामीन है, आपने सुना होगा। थर्ड फेज जो टाइप होता है, यानी कि कुछ ड्रग है जो ज्यादा एक्टिव नहीं है लेकिन उनको ज्यादा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दैट इज द मोर एक्टिवेशन। तो कोडीन क्या है, एक्टिव ड्रग है, ठीक है, ओके ओके। लेकिन जब वो बॉडी में जाती है तो मॉर्फिन में कन्वर्ट कर हो जाती है, जो कि एक मोर एक्टिव ड्रग है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फेजेस डिस्कस करूंगी, फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रो ड्रग को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगी। अभी ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके ना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।